तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम कैरोलाइन को देखते हैं। वो एक ओल्ड एज होम में केयरटेकर का काम करती है और यहाँ पे वो एक आदमी से इस तरह अटैच है जैसे वो उसके डैड है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी मर जाता है और कैरोलाइन का उस ओल्ड एज होम से दिल उठ जाता है और अब वो अपनी जॉब चेंज कर लेती है और उसे अब एक प्राइवेट केयरटेकर की जॉब मिलती है, यानी उसे किसी के घर जाकर केयरटेकर का काम करना था। जब वो अपनी नई जॉब के लिए निकल रही होती है तो रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। जो फ्यूल स्टेशन बहुत ही ज्यादा अजीब था। यहाँ का स्टोर किसी ओल्ड घर की तरह बनाया गया था और उसके बाहर रेड कलर के पाउडर से अजीब निशान भी बनाए गए थे। कैरोलाइन उसे गौर से देखती तो है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचे बगैर वो अब अपने एड्रेस के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसे जॉब करनी थी। दिखाया जाता है कि वो घर बहुत ज्यादा बड़ा था और इस बड़े से घर में सिर्फ दो लोग रहा करते थे, वॉलेट और उसके हस्बैंड। वॉलेट के हस्बैंड अब पैरालाइज थे और उन्हीं का ख्याल रखने के लिए कैरोलाइन को यहाँ पर बुलाया गया था। वॉलेट बताती है कि हमने ये घर कुछ अर्सा पहले ही खरीदा है और काफी टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या थी वॉलेट की भी उसे नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कैरोलाइन भी उसे छोड़कर न चली जाए। अब वो कैरोलाइन को इस घर की मास्टर की देती है जिससे इस घर के सारे दरवाजे खुल सकते थे। अब यहाँ पर एक और अजीब चीज कैरोलाइन ये नोटिस करती है कि इस पूरे घर में मिरर्स भी नहीं थे और वॉलेट इसका भी एक अजीब सा बहाना बनाती है कि हमें कभी मिरर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। खैर वक्त हो जाता है और दिखाया जाता है कि कैरोलिन अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रही थी। एक दिन जब वो बेंजामिन को लेकर गार्डन में आती है उसी टाइम पर वॉलेट उसे एटिक से कुछ चीजें लेने के लिए भेजती है। इस टाइम उसे एटिक के अंदर छुपा हुआ एक डोर नजर आता है जिसे वो जब अपनी मास्टर की से खोलने की कोशिश करती है तो वो डोर खुलता ही नहीं और ये बात वो आकर बाहर वॉलेट को भी बताती है। वॉलेट उसे कहती है हम नहीं जानते, जब से हमने ये घर खरीदा है हमने भी स्टोर को काफी मरतबा खोलने की कोशिश की है पर वो नहीं खुलता। कैरोलाइन भी इन चीजों को इग्नोर कर देती है और उसकी रूटीन पर जिंदगी गुजरने लग जाती है। एक रात तूफान के दौरान उसकी आंख एक अजीब से शोर से खुलती है। यह आवाज उसे बेंजामिन के रूम से आ रही थी। उसे जब वहां जाकर चेक किया तो हैरानकुन तौर पर बेंजामिन अपने बेड पे नहीं था और ना ही व्हील चेयर पर था, हालांकि वो तो पैरालाइज था, चल नहीं सकता था। कैरोलाइन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर उसे खिड़की के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो खिड़की के बाहर दिखती है तो पता चलता है कि बेंजामिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को रूफ के ऊपर स्टेबल नहीं कर पाता और वहां से नीचे गिर जाता है। वॉलेट और कैरोलाइन दोनों जल्दी से उसकी मदद के लिए बाहर जाते हैं और वॉलेट कैरोलाइन को कहते हैं तो पहले अंदर से व्हील चेयर लेकर आओ। वो जब बेंजामिन के रूम में अब व्हील चेयर लेने गई तो उसे बेडशीट के ऊपर बड़ा सा ब्लैक कलर का हेल्प मी लिखा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गई। उसे समझ आ गया कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके बारे में वो वॉलेट को नहीं बता सकती थी। अभी उसे जल्दी में थी इसलिए उसने बेडशीट छुपाई और वो व्हील चेयर लेकर बाहर आ गई। अगली सुबह जब यहाँ इस घर का लॉयर आता है तो कैरोलाइन उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। उस लॉयर को पहले से जानती थी, उसी ने इसे ये जॉब दिलवाई थी। वो उसे बताना चाहती थी कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उसे इस टाइम वो बेडशीट निकाल कर दिखाती है जिसमें रात हेल्प मी लिखा हुआ था, लेकिन अजीब बात थी अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो भी कंफ्यूज हो गई और लॉयर को कुछ भी नहीं बता पाई। लॉयर को लगा कि जरूर वो स्ट्रेस में है, इसलिए लॉयर उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम कॉल कर लेना। उसे जाने के बाद कैरोलाइन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। एक तो रात उन सारी चीजों का होना, बेंजामिन का इस तरह बाहर चला जाना और अब इस बेडशीट से हेल्प मी का मिल जाना, ये चीजें साफ साफ कर रही थी कि इस घर में कुछ तो पैरानॉर्मल है, यानी कुछ तो डरावनी चीजें यहाँ पर छुपी हुई हैं। वो समझ आती है कि एटिक में जो कमरा लॉक है जरूर उसी के अंदर सारे राज छुपे होंगे। वो अब टॉर्च लेकर एटिक में जाती है और उस की होल को देखती है। उसे पता चलता है कि इस की होल को किसी ने ब्लॉक किया हुआ था। वो की होल के अंदर से फिक्स निकाल लेती है और फिर उसी मास्टर की से एटिक का ये कमरा खोल भी लेती है जो इतने दिन से खुल नहीं रहा था। अंदर जाने पर उसे ऊटपटांग की बहुत सारी चीजें रखी हुई दिखाई देती हैं, जिस तरह स्कल, एक जार में रखा हुआ पैदा होने से पहले वाला बच्चा, कई सारे लोगों की तस्वीरें और बहुत कुछ डरावना। वो समझ गई थी कि ये जरूर ब्लैक मैजिक से लिंक्ड होगा। अब वॉलेट जो काफी देर से कैरोलाइन को घर पर ढूंढ रही थी वो आवाज देते देते यहाँ पर पहुंच जाती है और उसकी डर से कैरोलाइन यहीं पर छुप जाती है। हमें साफ दिखाई देता है कि वॉलेट ने उसको यहाँ छुपते हुए देख लिया था, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट किए बगैर यहाँ से चली गई। उसे यहाँ पे एंड पे एक रिकॉर्डिंग भी मिली थी जिसे लेकर वो यहाँ से निकल गई। रात में वो अपनी जाकर फ्रेंड से मिली। इन चीजों से वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो जानना चाहती थी कि ये सब होता क्या है। उसकी फ्रेंड जिसे मैजिक वगैरह के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था वो बताती है कि ये असल में हुडो मैजिक है। पुराने जमाने में इसे इस्तेमाल किया जाता था अपने फायदे के लिए, लेकिन अब तो शायद इसे कोई जानता भी नहीं। कैरोलाइन बहुत सी कड़ियों से कड़ियां मिलाते हुए समझ आती है कि जरूर इन सब के पीछे वॉलेट ही है और घर में शीशे ना लगाने की वजह भी यही होगी। इसलिए वो जाते हुए घर में एक शीशा ले जाती है और उसकी सोच के ठीक मुताबिक वॉलेट को इस शीशे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्सा करने पर जब कैरोलाइन उससे गुस्सा करने की वजह पूछती है तो अब वॉलेट भी कुछ छुपाती नहीं है और सब कुछ सच सच बता देती है कि ये घर सच में हॉन्टेड है, यानी एक डरावना घर है। वो बताती है हमसे पहले जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनकी फैमिली में एक सर्वेंट कपल था और वो दोनों हुडो मैजिक किया करते थे। उन्होंने हुडो मैजिक का सारा सामान उसी एटिक में रखा हुआ था। जब इस घर में रहने वाले लोगों को पता चला कि वो कपल उन्हीं के बच्चों के ऊपर हुडो मैजिक कर रहा है तो उन्होंने उस कपल को उसी एटिक में जलाकर मार डाला। फिर पता नहीं क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस फैमिली के सभी लोग मरते रहे और यहाँ पर बचे तो फिर छोटे वो दो बच्चे जिनके ऊपर हुडो मैजिक किया गया था। काफी अर्से तक वो यहाँ रहते रहे और फिर अब कुछ अर्सा पहले हमने उनसे ये घर खरीद लिया है। हम जब भी यहाँ पर कोई मिरर लगाते हैं तो हमें मिरर में उस कपल की परछाई दिखाई देती है जिन्हें इन लोगों ने मार दिया था। वॉलेट कैरोलाइन को ये भी बताती है कि यहाँ पर आने वाले लोगों ने उन्हें यहाँ की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए बहुत कुछ बताया था, जैसे हाँ रेड ब्रिक टेस्ट, एक लाल रंग की मिट्टी जिसके ऊपर पॉजिटिव किस्म का जादू किया जाए तो वो यहाँ की नेगेटिव एनर्जी को दूर रख सकती है। ये देखकर कैरोलाइन को याद आया था कि जब वो यहाँ आ रही थी तभी एक फ्यूल स्टेशन के बाहर ऐसी ही रेड कलर की डस्ट पड़ी हुई थी। यहाँ पे वॉलेट कैरोलाइन को एक बड़ी हकीकत ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड बेंजामिन पैरालाइज नहीं है, बस हुडो मैजिक और यहाँ की नेगेटिविटी की वजह से उनके जहन में एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिससे उन्हें लगता है कि वो पैरालाइज है और वो पैरालाइज एक्ट करते हैं। वो अपनी असल हकीकत को आज तक समझ नहीं पा रही। अब कैरोलाइन जो यहाँ आई ही बेंजामिन का इलाज करने के लिए थी, वो सोचती है कि मॉडर्न तरीके से ना से पुरानी तरीके से ही बेंजामिन का इलाज कर लिया जाए। इसलिए वो एक हुडो मैजिक के एक्सपर्ट के पास जाती है और बेंजामिन की सारी हालत और इस घर की स्टोरी बताते हुए वो उससे कुछ चीजें लेकर आती है और कुछ तरीके पूछ कर आती है जिससे वो बेंजामिन का इलाज कर सके। अब वो जब ये मैजिक आकर रात में बेंजामिन के ऊपर अप्लाई करती है तो सच में बेंजामिन जादू के असर के बाद बोल पड़ता है और अजीब बात ये थी
कि वो यहाँ ये नहीं कहता कि मैं किसी एंटिटी से डर रहा हूँ, वो यहाँ कैरोलाइन को ये बताता है कि प्लीज मुझे मेरी वाइफ वॉलेट से ही बचा लो। उसकी आवाज को सुनकर घबराई हुई वॉलेट यहाँ पर आ जाती है और बज़ाहिर उससे प्यार जताने लगती है। कैरोलाइन और वो आदमी फिलहाल के लिए खामोश हो जाते हैं और वो औरत कैरोलाइन से कुछ नहीं कहती क्योंकि कैरोलाइन ने पहले ही जादू का सारा सामान यहाँ से छुपा दिया था। अब सारी हकीकत जानने के बाद कैरोलाइन अगले ही दिन उस लॉयर के पास जाने का डिसाइड करती है जिसने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उस लॉयर को वुडू मैजिक के बारे में, उस घर के, वॉलेट के, बेंजामिन के और एटिक वाले कमरे के बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ तक कि वो ये भी बता देती है कि वो एक वुडू मैजिक के एक्सपर्ट से भी मिली थी और उसने जब वुडू मैजिक बेंजामिन के ऊपर अप्लाई किया तो उसने बोला कि मुझे वॉलेट से बचा लो। इस लॉयर को अभी तक कैरोलाइन की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए कैरोलाइन उसे उस गैस स्टेशन पर लेकर जाती है जहाँ उसने रेड डस्ट की लाइन देखी थी। उसे लगा था कि जरूर इस लाइन का वुडू मैजिक से कोई ताल्लुक होगा और यहाँ कोई तो ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से लॉयर को वुडू मैजिक पर यकीन आने लगेगा। अंदर जाने पर ये लोग एक बहुत ही बुरी लेडी से मिलते हैं जो इस टाइम काफी अजीबोगरीब हालत में थी। कैरोलाइन जब उससे वुडू मैजिक के बारे में सवाल करती है तो ये बुरी औरत उसे बताती है कि ये लाइन उन लोगों के लिए खींची जाती है जो लोग वुडू मैजिक करते हैं। वुडू मैजिक करने वाले इस लाइन को कभी भी पार नहीं कर पाते। कैरोलाइन पूछती है कि लोग वुडू मैजिक करते क्यों हैं। औरत बताती है ज्यादातर तो वुडू मैजिक अपने फायदे के लिए होता है, लेकिन एक सबसे खतरनाक वुडू मैजिक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो हमेशा जिंदा रहने के लिए करते हैं। वुडू मैजिक के जरिए ये लोग अपनी सोल को एक दूसरी जवान बॉडी के अंदर डाल देते हैं और जब जब ये बूढ़े होते हैं वो बार बार यही वुडू मैजिक करते हैं। जिस बॉडी में ये लोग अपनी सोल को डालते हैं उन लोगों की सोल उस बूढ़ी बॉडी में जाकर मर जाती है और इस तरह वुडू मैजिक करने वालों को एक नई जिंदगी मिल जाती है। इन सारी बातों को सुनने के बाद कैरोलाइन को समझ आ गया था कि वॉलेट में कोई ऐसा ही जादू करना चाहती है। वो अब लॉयर को लेकर जल्दी से उस हवेली में पहुंचती है और वहां जाकर उस ओल्ड लेडी से लाई हुई रेड डस्ट यहाँ पर लगा देती है और नोटिस करती है कि वॉलेट अब इस रेड डस्ट को बाहर नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो तेजी से घर के अंदर जाती है और अब बेंजामिन को घर से निकाल कर बाहर ले आती है। वो उसे यहाँ से लेकर जाना चाहती थी लेकिन इतनी देर में वॉलेट ने घर पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया था जिसकी चाबी कैरोलाइन के पास नहीं थी। बेंजामिन को बचाने के लिए वो बेंजामिन को वापस एक कमरे में रखती है और यहाँ से चाबी ढूंढने के लिए आ जाती है। अंदर जाने पर उसका सामना अजीबोगरीब आवाजों से होता है। उसे याद आया कि ये आवाजें वही थी जो वुडू मैजिक की एक्सपर्ट ने उसे सुनाई थी। ये कुछ तंत्र मंत्र थे। ये अब उस रिकॉर्ड के पास गई जहाँ पर ये सब कुछ रहा जा रहा था तो वहाँ उसे अपनी बहुत सारी फोटोज मिली और साथ ही साथ लॉयर की भी फोटो और अपनी रिंग भी। ये देखते हुए उसे सबसे बड़ा शौक और मूवी का ट्विस्ट ये पता चला कि वुडू मैजिक इस टाइम किसी और पर नहीं बल्कि खुद कैरोलाइन पर किया जा रहा था। वो ये भी समझ गई कि लॉयर भी वॉलेट के साथ ही मिला हुआ था और लॉयर का उसे ढूंढकर यहाँ जॉब के लिए लाना भी सब कुछ प्लान का एक हिस्सा था। ये लोग कैरोलाइन पर वुडू मैजिक कर वॉलेट की सोल को कैरोलाइन के अंदर डालना चाह रहे थे और इससे पहले कि अब कैरोलाइन ये सब कुछ समझकर यहाँ से भाग पाती पीछे से तभी लॉयर आकर उसका गला पकड़ लेता है। ये लोग उसे घसीटते हुए वहां ले आते हैं जहाँ पर ये लोग वुडू मैजिक करना चाह रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए कैरोलाइन की वॉलेट के साथ हाथापाई भी हो जाती है और कैरोलाइन वॉलेट को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से वॉलेट का पांव फ्रैक्चर हो जाता है। अब ऊपर वुडू मैजिक वाले रूम के अंदर आती है और वहां आते ही वो अपने दोस्त के साथ 911 को भी कॉल कर देती है और बता देते हैं कि यहाँ पर दो लोग वुडू मैजिक करना चाह रहे हैं और उनकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए फ्यूल स्टेशन से लाई हुई ब्रिक डस्ट अपने चारों तरफ गिरा देती है और फिर अपने पास मौजूद मंत्र को पढ़ने लग जाती है। उसे लग रहा था कि ऐसा करने पर वो बच गई लेकिन यहाँ वॉलेट उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए कहते हैं कि तुमने जो मंत्र पढ़ा और तुम्हें लगा कि ये मंत्र तुम्हें हमसे बचा लेगा, असल में वो मंत्र तुम्हें ही ट्रैप करने के लिए था और उसको पढ़कर तुमने अपनी लाइफ को और भी ज्यादा खतरे में डाल दिया और हमारा काम आसान कर दिया। और ये वाली ब्रिक डस्ट जो तुमने अपने इर्द गिर्द गिराई है ये असल में तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि हमारे लिए हमारे काम की आसानी है। अब वॉलेट हंसते हुए उसके सामने एक मिरर कर देती है जिसके अंदर अब कैरोलाइन को बहुत सारी फिगर्स नजर आती हैं। ये सभी फिगर्स वो थी जिनके ऊपर कभी ना कभी वुडू मैजिक किया था उस ब्लैक लेडी ने, जिनके बारे में मशहूर था कि उन्हें मार दिया गया पर असल में वो मरे नहीं थे, उन्होंने तो पहले ही अपनी सोल उन बच्चों की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी थी। अब आखिर में कैरोलाइन को वही लेडी नजर आती है और एकदम से कैरोलाइन वही जमीन पर गिर जाती है और अब वॉलेट की बॉडी और कैरोलाइन की बॉडी दोनों के अंदर से सोल्स निकलकर एक दूसरे की बॉडी के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं और यहाँ पे जली हुई सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। साफ मतलब था कि वॉलेट का मकसद पूरा हो गया। अब कैरोलाइन की बॉडी के अंदर वॉलेट खड़ी होती है और अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो वॉलेट वाली पुरानी बॉडी को यानी कैरोलाइन को एक अजीब सा लिक्विड पिला देती है जिसकी वजह से वो भी बिल्कुल बेंजामिन की तरह ही पैरालाइज हो जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लॉयर कैरोलाइन के पास आ जाता है। पता चलता है कि असल में लॉयर बेंजामिन था और इन्होंने लॉयर की बॉडी के ऊपर तो काफी पहले ही कब्जा कर लिया था। ये लोग आज खुश थे क्योंकि एक और मतलब अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए थे। इन्हें अब जवान बॉडी मिल गई थी और अब 30-40 साल इन्हें कोई और फिक्र नहीं होने वाली थी। यहाँ पर एक दूसरे से बातें करते हुए हमें पता चलता है कि दोनों वही हैं जो सालों पहले यहाँ पर केयर टेकर हुआ करते थे। ये लोग वॉलेट की बॉडी के करीब जाते हैं यानी कैरोलाइन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा किया, ये बात तुम कभी किसी को साबित नहीं कर पाओगी। हमने तुम्हें पूरे प्लान के तहत कंट्रोल किया, तुम्हें लगा कि तुम हमारे खिलाफ चल रही हो और वुडू मैजिक का नॉलेज दे रही हो। असल में हम ही ऐसा चाहते थे कि तुम वुडू मैजिक के बारे में रिसर्च करो और तुम्हें वुडू मैजिक पर यकीन आ जाए। असल में वुडू मैजिक चलता ही उन लोगों पर है जिन्हें वुडू मैजिक पर यकीन हो और तुमने खुद सारी रिसर्च करके हमारा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। अचानक यहाँ पर कार्स रुकने की आवाज आती है और पता चलता है कि बाहर पुलिस और कैरोलाइन की दोस्त आई थी उसकी मदद करने के लिए। वो कैरोलाइन से यहाँ बात करने की कोशिश करती है पर उसे अजीब सा महसूस हो जाता है कुछ, लेकिन वो यहाँ किसी को भी साबित नहीं कर सकती कि इस टाइम कैरोलाइन की बॉडी के अंदर कैरोलाइन नहीं है। कैरोलाइन तो अब पैरालाइज्ड वहीं पड़ी हुई थी जो अपनी दोस्त को कुछ बता भी नहीं पा रही थी, बस उसे उम्मीद से देख रही थी। वो लॉयर अब कैरोलाइन के दोस्त को कहता है कि वॉलेट के सारा घर कैरोलाइन को देकर चली गई है और अब कैरोलाइन और मैं इस घर में साथ रहने वाले हैं। उसकी दोस्त कंफ्यूज तो थी पर वो कुछ कह नहीं पाई और यहाँ से चली गई। जबकि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें असली कैरोलाइन और उस लॉयर को दिखाया गया जो बूढ़ी बॉडीज के अंदर थे और एक दूसरे को देख रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे अपनी मौत का तमाशा देखने के अलावा और ऐसे ही बस उन्हें दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।